हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कॉलेज के बच्चों के लिए लेक्चर्स डालना शुरू किया है। सही है। ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड है, सिर्फ केमिस्ट्री बचा है और वो भी रनिंग में है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा काफी जल्दी। अगर मैं 11th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 11th स्टैंडर्ड में भी केमिस्ट्री के कुछ लेसन्स पेंडिंग है और बायोलॉजी के भी कुछ लेसन्स पेंडिंग है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। सही है, बाकी की चीजें कंप्लीटेड है ऑलरेडी। बच्चों मैं आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और काफी सारी आप लोगों की डिमांड आई थी कि सर हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ा दीजिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके अंदर कई सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, कई सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, कृपया करके आप हमें समझा दीजिए। ठीक है, कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे। तो बच्चों इसीलिए मैंने शुरू किया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ में ये लेसन और इसके अगला जो लेसन है रेस्पिरेशन, ये दोनों लेसन बच्चों 12th स्टैंडर्ड का बेस है। सही है। तो अगर ये लेसन आप अभी पढ़ोगे तो 12th स्टैंडर्ड में जाकर बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें आपको 12th स्टैंडर्ड में समझना आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लेसन। सही है। तो प्लीज जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं इस लेसन में, ठीक है, एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है जैसे कि आप देख रहे हो, एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, दिस इज लेक्चर नंबर 2। तो जितने भी सीरीज में लेक्चर आने वाले हैं हर एक लेक्चर को कंप्लीट देखना। सही है। हर एक लेक्चर में जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, जितनी भी बातें मैं यहां पर लिखवाऊंगा, डायग्राम्स दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा, वो सब कुछ आपके नोटबुक में भी होना चाहिए। आप उसे नोटबुक में अपने उतारोगे। ठीक है। मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को उसी टाइम पे पॉज करो और उसी टाइम पे अपने बुक में उन सारी चीजों को नोट करो, तभी आप चीजों को याद रख पाओगे बच्चों। अगर आप सिर्फ देखोगे लेट कर कि चलो भाई देख ले रहे, मजा आ रहा है, चलो हो गया खत्म, यहां कोई बिग बॉस थोड़ी चल रहा है जिसमें आपको मजे आने वाले। यहां पे आपको स्टडी करना है और स्टडी करने के लिए आपका इंटरैक्शन मेरे इंटरैक्शन से ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा इंटरैक्शन 30% है तो आपका इंटरैक्शन 70% होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। बाकी मेरे तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज समझा सकूं बच्चों। ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जैसा लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गन है जिस ऑर्गन के अंदर फोटोसिंथेसिस चलेगी। सही है। क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होने वाली है। और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पॉसिबल हुआ तो सारे टॉपिक्स इस स्पेक्ट्रम के भी आज के इस लेक्चर में लेंगे, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा बन गया, तो बच्चों इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर सकते हैं। जैसा मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, ताकि आपको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा समय आपका ना लगे, ज्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। ठीक है। आपको अगर स्पीड कम लग रही है मेरे बोलने की या मेरे पढ़ाने की, तो आप वीडियो को 1.5x की स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे, जैसा भी आपको सूटेबल हो, आप वीडियो को चेंज कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की। तो बच्चों चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहां पर आकर मुझे मैसेज कर देंगे, आप सभी के डाउट मैं वहां पर सॉल्व करवाता हूं। सही है। काफी सारे बच्चे जुड़े हुए मेरे से, तो आप भी आकर उस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की बातें। पहली बात मैंने आपको समझाया था व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि बेसिक से ही मैं हमेशा लेक्चर को शुरू करता हूं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों फोटोसिंथेसिस की, तो इसकी बातें ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हुई थी। मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम लोग लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वी विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ। कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O, कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O बच्चों, टोटल 12 मॉलिक्यूल। कितने, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इसे रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, समझ रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे देन आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा। दैट इज नथिंग बट आवर C6H12O6, और ये प्यारा सा कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज। समझ रहे हो। साथ ही साथ आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वापस रीजनरेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया था ना ऑलरेडी, तो वापस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको रीजनरेट होते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ आपको
साथ ही साथ आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से निकलते हुए देखेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, और यही पूरी कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस की। अब आपको ये छोटी सी रिएक्शन लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सर इस छोटी सी रिएक्शन को आप कितना ही ब्रॉड में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कितना ही ब्रॉड में समझा सकते हो बच्चों। तो एक्चुअल में ये जितना प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, इतना सिंपल है नहीं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत बड़ा। इसके अंदर 2 रिएक्शंस होंगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसकी बात हम लोग करेंगे लेक्चर में आगे। बट दिस इज जस्ट अ ओवरऑल रिएक्शन। इसको आप कह सकते हो बच्चों कि ये ओवरऑल रिएक्शन है आपके पूरे लेसन में क्या होने वाला है। सो दिस इज एन ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, होता है, समझ में आ गया। अब बच्चों बात यह है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां है। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट के अंदर देखने मिलता है। ऐसे प्लांट्स जो सनलाइट के हेल्प से खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सके, ऐसे प्लांट्स के अंदर ही हमको फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा। किस पार्ट में देखने के लिए मिलेगा प्लांट की? अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में किस पार्ट में देखने के लिए मिलेगा बच्चों? मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि एक प्लांट में बच्चों, एक मान लो एक लीफ है, ठीक है, तो लीफ के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। यहां पे आपको बना के दिखाओ। सपोज दैट बच्चों यहां पे कोई प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसके एक लीफ का एक बड़ा सा डाइसेक्शन लिया मैंने, इस लीफ को बहुत बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, एंड आई हैव टू लुक व्हाट इज इनसाइड दिस लीफ। अब इस लीफ के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे, बट मुझे कई सारे सेल्स नहीं बनाने, मुझे सिर्फ एक सेल से काम है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज बड़ा सा सेल जिसका नाम क्या है? मीजोफिल सेल। इसका नाम क्या है बच्चों? मीजोफिल सेल। समझ में आई बात? ऐसे कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके लीफ के अंदर, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बड़ा सेल, क्यों एक्चुअल में इतना बड़ा सेल होता नहीं है वो, मैंने इतना बड़ा सेल बनाया है ताकि आपको इसके अंदर में ऑर्गेनेली दिखा सकूं। नाउ इस मीजोफिल सेल के अंदर देयर इज वन स्पेशल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो? इसी के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलती है। तो जितने भी रिएक्शन आज हम लोग इस पूरे सीरीज के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे प्रोसेस किसके अंदर हो रहे हैं? वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, दिमाग में अपने डाल के रखेंगे कि जो भी चीजें हो रही हैं उनका लोकेशन क्या है। उनका लोकेशन आपको पता है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? सेल में। सेल कहां प्रेजेंट है? लीफ में। जैसे हम लोग अपने घर का लोकेशन देते हैं ना कि सर मेरा ये वाला बिल्डिंग नंबर है, ये वाला मेरा एरिया है, ये रोड है, ये शहर है और ये मेरा स्टेट है। सही है? जैसे बात करो कोई मुंबई में कोई जगह है, ठीक है, तो मुंबई में मान लो लिंकिंग रोड है, और लिंकिंग रोड कहां प्रेजेंट है? बांद्रा में प्रेजेंट है। बांद्रा कहां प्रेजेंट है? मुंबई में प्रेजेंट है। मुंबई कहां प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर मैं लोकेशन बताऊं फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में थैलाकॉइड में होती है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे देखा जाए तो थैलाकॉइड और अपना स्ट्रोमा के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। कहां है स्ट्रोमा? क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट कहां है? सेल में है। सेल कहां है? लीफ में है। लीफ कहां है? प्लांट में। समझ रहे हो? ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ लोकेशन ऑफ वेयर दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये कहां पर ये प्रोसेस चल रही है। अब हमें इस प्रोसेस को समझने से पहले, इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे फंक्शन को समझने से पहले, वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको कोई भी प्रोसेस समझनी है अपने बॉडी में या किसी भी अपना इसमें बायोलॉजी की किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी चीज को समझना है आपको, तो सबसे पहले बच्चों आपको उस ऑर्गन के बारे में जानना पड़ेगा। उस ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आज के लेक्चर का कि भैया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और कैसे आपका क्लोरोप्लास्ट फंक्शन करता है। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट और इसका स्ट्रक्चर हमको जानना है बच्चों। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमें जानना है।
ना अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का बनाऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट कहां पे है। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये कहां पर होगा, ये डायग्राम सेल के अंदर होगा। सेल कहां होगा, लीफ के अंदर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो सपोज दैट दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा बड़ा बन गया क्या? अच्छा है, और बड़ा बनाना था मेरे को। तो सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। सही है। नाउ एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये सिंगल मेम्ब्रेन का नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो एक मेम्ब्रेन मैंने अभी बनाई है, और डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल लेयर है, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस अनदर लेयर। ओके, ओके। सो बच्चों यहां पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है आपके क्लोरोप्लास्ट की। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर है तो आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा बच्चों। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनी किसकी है? ये जो दोनों मेम्ब्रेन है बच्चों, कैसे लिखें? ये जो दोनों मेम्ब्रेन है बच्चों, ये दोनों मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है ये। और आपको पता होगा फॉस्फोलिपिड हमेशा बायलेयर ही फॉर्म करता है। क्यों ऐसा? इसका भी एक रीजन है, बताएं, सुनो, यहां पे बताते हैं। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा इंसान जैसा दिखता है। ये सर इंसान का, इंसान की दो टांगे देखो। अगर मैं ऐसे मुंह बना दूं तो फॉर एग्जाम्पल, मतलब देख रहा है ना, ये इंसान जैसा है। अब होता क्या है, होता क्या है बच्चों कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है फॉस्फेट आयन। ये क्या है? फॉस्फेट आयन। और ये जो टांगों जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है बच्चों आपका लिपिड। ठीक है, ये क्या है आपका? लिपिड। अब एक्चुअल में देखा जाए तो आपका फॉस्फेट आयन जो है, ये जो फॉस्फेट आयन है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। सही है। और ये जो आपका लिपिड होता है, लिपिड इज अ हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब क्या है? देखो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। हाइड्रो का क्या मतलब है? पानी। इस हाइड्रो का मतलब है पानी, और इस फिलिक का मतलब होता है लव। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लव। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जो पानी से प्यार करते हैं, जो पानी के साथ रहना चाहते हैं, जो पानी के इन्वायरमेंट पे अगर उसको डाल दो तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। दूसरा भाई आपका लिपिड है, लिपिड का नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब अगेन पानी, सही है। और फोबिक का मतलब होता है बच्चों डर। फोबिक का मतलब क्या होता है? डर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसको ना अंधेरे से फोबिया है, इसको ना हाइट का फोबिया है। हाइट का फोबिया है मतलब इसको हाइट से डर लगता है, इसको अंधेरे से डर लगता है। तो फोबिक का मतलब होता है डर। अब ये जो भाई लिपिड भाई साहब है, इनको लगता है पानी से डर। ये कभी भी पानी के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता, ये कभी भी पानी के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता। सही बात है। तो होता क्या है बच्चों, अगर फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी, इफ इन अ केस फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी, तो एक मेम्ब्रेन तो ऐसी होगी, मान लो सिंगल मेम्ब्रेन बन गई, सपोज दैट सिंगल मेम्ब्रेन बन गई, ऐसे करके पूरी गोली सी सिंगल मेम्ब्रेन बन गई। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन रहेगी तो चलो बाहर से जो पानी आ रहा है उस पर तो आपका फॉस्फेट आयन लग जाएगा, लेकिन सेल के अंदर जो पानी है उसके कांटेक्ट में कौन आ रहा है? उसके कांटेक्ट में तो लिपिड आ रहा है, और लिपिड चाहता है क्या पानी का कांटेक्ट में आना? नहीं। लिपिड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड भैया हाइड्रोफोबिक कंडीशन का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, उसको लगता है पानी से डर।
तो इस कंडीशन में बच्चों एक और लेयर फॉर्म होती है जो कि इसके जस्ट अपोजिट होती है। कैसी? ऐसी, यहां पे फॉस्फेट और यहां पे लिपिड, यहां पे फॉस्फेट और यहां पे लिपिड, यहां पे फॉस्फेट और यहां पे लिपिड, यहां पे फॉस्फेट और यहां पे लिपिड। समझ रहे हो? यहां पे फॉस्फेट और यहां पे लिपिड। समझ रहे हो? ठीक है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक दूसरी मेम्ब्रेन बन गई, डबल मेम्ब्रेन बन गई। अब इससे फायदा क्या कि सेल के बाहर का जो पानी है उसके कांटेक्ट में भी आपका फॉस्फेट आयन ही आ रहा है, और सेल के अंदर जो पानी है उसके कांटेक्ट में भी आपका फॉस्फेट आयन आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका जो लिपिड है वो पानी से कांटेक्ट आ ही नहीं रहा, मतलब यहां पे लिपिड क्या हो गया? बच गया। इसीलिए बच्चों दैट इज द ओनली रीजन क्यों आपका फॉस्फोलिपिड, क्यों बच्चों आपका फॉस्फोलिपिड हमेशा बायलेयर फॉर्म करेगा, हमेशा बायलेयर फॉर्म करेगा, और बायलेयर को आप कह सकते हो डबल लेयर फॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया बच्चों? ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये जो डबल लेयर है, ये जो डबल लेयर है ये किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की। और क्यों डबल लेयर है वो समझ में आ गया होगा। बाहर वाली जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होना भी होगा तो बोल देना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, आप ही का स्वरूप, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो खाली 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 सरफेस दिख रहा है आपको, एक्चुअल में खाली नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी, बट देयर इज अ सरफेस जिसके ऊपर आपके बाकी के सेल ऑर्गेनिल्स रखे होंगे। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तो मैं एक सरफेस पे खड़ा हूं ना बच्चों, इसी सरफेस पे बेंच रखा हुआ है, इसी सरफेस पे मॉनिटर रखा हुआ है, इसी सरफेस पे कैमरा रखा हुआ है, इसी सरफेस पे मान लो बहुत सारी चीजें, चेयर्स पड़ी हुई हैं, सोफा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई इसी सरफेस पे। तो बच्चों ये जो सरफेस है, जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज, ये जो रूम है ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, तो जिस सरफेस पे बाकी चीजें पड़ी रहेंगी ना, ये पूरा सरफेस है बच्चों। जो ब्लैक 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 आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट अ सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दिस सरफेस मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे सरफेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इस पूरे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो यहां से लेके यहां तक पूरा स्ट्रोमा है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा स्ट्रोमा है। समझ में आई बात? ये पूरा क्या है बच्चों? स्ट्रोमा। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इस स्ट्रोमा में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर बच्चों कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहां पे देखो ऐसे एक छोटा सा कॉइन होगा, ऐसे कुछ एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाकॉइड। दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कॉइड, KOID, थैलाकॉइड। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज थैलाकॉइड इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। तो एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है, एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है बच्चों, इस चीज को मैंने क्या बोला? थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड ना सिंगल प्रेजेंट नहीं होता, ये थैलाकॉइड बच्चों ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ग्रुप, गुटबाजी करता है। समझ रहे हो? तो एक थैलाकॉइड नहीं होगा, बहुत सारे थैलाकॉइड, यहां पे एक थैलाकॉइड, यहां पे एक थैलाकॉइड, यहां पे एक थैलाकॉइड, यहां पे एक थैलाकॉइड। समझ रहे हो? ऐसे ग्रुप्स में क्या प्रेजेंट होंगे? आपके थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे इन इस स्ट्रोमा के अंदर। इस पूरे एक स्ट्रक्चर को समझ लो, ये पूरा ये जो ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड है बच्चों, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम। ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर बुक में तो ग्रैना लिखा है। बताता हूं, टेंशन मत लो। ऐसे तुम लोग यार भरोसा मत उठाया करो मेरे ऊपर से, मैं जो पढ़ा रहा हूं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सुनो, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। लेकिन क्या ग्रैनम सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है? क्या एक ही ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा? नहीं, बहुत सारे ग्रैनम है। यहां पर भी एक ग्रैनम है, सपोज दैट यहां पर भी एक ग्रैनम है बच्चों, फिर यहां पर भी एक ग्रैनम है, फिर यहां पर भी एक ग्रैनम है। समझ रहे हो? तो सिर्फ एक ग्रैनम प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम है। तो ग्रैनम को अगर सिंगुलर में बात करें, सिंगुलर में इसे ग्रैनम कहा जाता है, पर प्लूरल में इसे ग्रैना कहा जाता है। ये बात जरा नोट करके रखेंगे आप सभी बच्चे, सही है। अगर सिंगुलर में बात करें, मतलब अगर सिर्फ एक में बात करें, सिंगुलर अगर सिर्फ एक की बात करें बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। ग्रैनम, एक ग्रैनम कहेंगे।
बट अगर आप सबकी बात कर रहे हो, आप इसकी भी 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 बात कर रहे हो, मतलब अगर आप प्लूरल में सबकी बातें करोगे तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, मिला जुलाकर, इसे हम लोग मिला जुलाकर बच्चों ग्राना कहेंगे, ग्राना। सही है, तो प्लूरल में ग्राना, सिंगुलर में ग्रानम, प्लूरल में ग्राना, सिंगुलर में ग्रानम। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब सुनो, ये जो ग्राना है ये एक दूसरे से दूर दूर तो है, पर एक दूसरे से ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है, इनके बीच में से ब्रिज बना है, इस ब्रिजेस के थ्रू ये सारे के सारे ग्राना जो है बच्चों वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारे के सारे ग्राना एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सम ब्रिजेस ये कनेक्टेड होते हैं। इस ब्रिजेस को क्या कहते हैं, एक्चुअल में इस ब्रिजेस को लैमिली कहा जाता है, और ये लैमिली प्रेजेंट कहां पे है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। समझ में आई बातें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। कुछ नहीं कहा है मैंने बच्चों अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया। क्या बोला मैंने आपको, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात। मीजोफिल सेल कहां प्रेजेंट है, आपके प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट लीफ के अंदर प्रेजेंट है। फिर इस क्लोरोप्लास्ट का ये जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है, दैट सरफेस एरिया इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, इस स्ट्रोमा के ऊपर बाकी के सारे आपके सेल कंपोनेंट पड़े हुए होंगे, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया आपका क्या है, स्ट्रोमा कहलाता है, सिंपल सी बात है। ओके, फिर मैंने आपको क्या बोला कि इसी सरफेस के ऊपर एक कॉइन लाइक शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस कॉइन स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाकॉइड। ये जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये थैलाकॉइड कहलाता है। क्या एक ही थैलाकॉइड प्रेजेंट है, नहीं, देयर आर बंच ऑफ थैलाकॉइड, बहुत सारे बंच ऑफ थैलाकॉइड बच्चों एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। सही बात है, ठीक है। इसको इमेजिन करो, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका एक 5 रुपए का सिक्का, वो है थैलाकॉइड। अब ऐसे बहुत सारे, मान लो 10 5 रुपए के सिक्कों को आपने एक लाइन वाइज अरेंज कर दिया, एक समझ रहे हो, एक सीढ़ी बना दिया उसका, सही है, तो दैट इज नथिंग बट अ बंच ऑफ थैलाकॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। ठीक है, सिंगुलर एक की बात करूंगा तो ग्रैनम, अगर मैं प्लूरल की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, बहुत सारे ग्रैनम है, तो अगर मैं प्लूरल की बात करूंगा तो प्लूरल में इसे हम लोग ग्रैना कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है सिंगुलर में ग्रैनम, प्लूरल में ग्रैना। ठीक है, अब ये जितने भी ग्राना हैं ये एक दूसरे से कुछ ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है। ये ब्रिजेस कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इनका नाम है बच्चों स्ट्रोमा लैमिले। इनका नाम क्या है, स्ट्रोमा लैमिले। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी है, बहुत अच्छी बात। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मुझे आपको इसके अंदर कुछ चीजें बतानी है, मुझे आपको थैलाकॉइड के अंदर कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे को मिटाना है ये वाला स्ट्रक्चर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, चलेगा, बट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वरना अभी आप ये चीजें मिस हो जाएंगी आपसे। ठीक है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो नाउ लेट्स मूव, मुझे कुछ और चीज आपको दिखानी है, कुछ और चीजें इमेजिन करवानी है। एक ग्राना को छोड़ देते हैं, बाकी थोड़ा सा स्पेस लेता हूं मैं। ठीक है, सपोज दैट एक थैलाकॉइड, ये जो एक थैलाकॉइड प्रेजेंट था रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, यहां पे ऐसा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, सो दिस इज द थैलाकॉइड। नाउ थैलाकॉइड साइटोप्लाज्म की अपने क्लोरोप्लास्ट की तरह आपका थैलाकॉइड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। किसका बना हुआ है, ये भी बना है फॉस्फोलिपिड का। रीजन, डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाता है फॉस्फोलिपिड, ये रहा आपका रीजन, मैंने आपको बताया है। फॉस्फेट आयन, फॉस्फोलिपिड दो चीजों से बना है, एक आपका फॉस्फेट आयन, एक आपका लिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फेट आयन क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सही है, तो जो फॉस्फेट आयन है वो कभी भी वाटर के कंटेंट में आ जाता है, बिकॉज ही लव्स वाटर, इसका नाम ही है हाइड्रोफिलिक, तो ये पानी से प्यार करता है। बट यहीं पे अगर मैं लिपिड की बात करूं, सो लिपिड इज अ हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब इसको लगता है पानी से डर, तो ये कभी भी पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। तो सपोज दैट इसने एक ऐसा लेयर बनाया, तो दूसरी लेयर कैसी बनेगी, इसके जस्ट अपोजिट बनेगी। ठीक है, दूसरी लेयर कैसे बनेगी, इसके जस्ट अपोजिट बनेगी। इन दिस सिचुएशन हर जगह से अगर आप देखो, सेल के बाहर से भी अगर पानी आएगा
तो किसके कांटेक्ट में रहेगा? फास्फोरस के ही कांटेक्ट में रहेगा। सेल के अंदर से जो पानी आएगा वो किसके कांटेक्ट में रहेगा? वो भी फास्फोरस के ही कांटेक्ट में आएगा। तो इस कंडीशन में आपका लिपिड बच जाता है। लिपिड को पानी से डर लगता है और लिपिड कभी भी पानी के कांटेक्ट में आता ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, इसीलिए आपका जो फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में रहे, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन रहे, चाहे वो ऑर्गेनेली का पार्ट जैसे थैलाकोइड की बात किया ना उसका मेम्ब्रेन रहे, वो हमेशा डबल मेम्ब्रेन ही बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड केमिस्ट्री चलता रहता है कभी कभी दिमाग में मेरे, सही है। तो वो हमेशा डबल मेम्ब्रेन ही बनाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है दिमाग में। और ये चीज मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाते टाइम भी बताऊंगा, वहां पे हम लोग फॉस्फोलिपिड के पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, वहां पर एकदम डिटेल में बात करेंगे। बट यहां पर सिर्फ आप इतना समझ लो कि वाई फॉस्फोलिपिड मेक्स डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मेरा काम ये है, मेरा अभी इंटेंशन ये है कि मुझे आपको थैलाकॉइड के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी है। नो, दिस इज द थैलाकॉइड। बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर वाला जो एरिया है, ये एरिया होता है खाली। ठीक है, स्पेस है, खाली स्पेस है। बायोलॉजी में बच्चों किसी भी खाली स्पेस को या तो हम सीलोम बोल देते हैं, जैसे हमारी बॉडी की खाली स्पेस को हम लोग सीलोम बोल देते हैं, या फिर ल्यूमिन बोल देते हैं, ल्यूमिन। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस का नाम है ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। लिख दूं मैं इसके अंदर? इस खाली स्पेस का नाम है बच्चों ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। इसका मतलब क्या है? थैलाकॉइड के अंदर की खाली जगह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। सही है। और इसके नेमिंग की बात करो, इसमें और नेमिंग आप दे सकते हो। ये वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जैसा नाम आपने इसमें दिया था, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, वैसे इसका भी नाम दे सकते हो आप, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, हाँ, मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड में जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, इसके बीच में एक मस्त सा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ही बड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है। मतलब इतना बड़ा नहीं कि आपको ऐसे बड़े से दिखेगा, बट काफी अच्छा स्पेस होता है। और बहुत जो पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन आप पढ़ोगे ना इसके आगे, वो सब कुछ इसी के अंदर होने वाली है, इस स्पेस के अंदर ही होने वाली है बच्चों। इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आ गया? यही है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? चलेगा। तो यही था बच्चों क्लोरोप्लास्ट। आई होप आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और अगर आपके एग्जाम में कभी भी 2 या 3 मार्क्स के लिए क्लोरोप्लास्ट पूछ दिया गया, तो मैंने इतने नाम आपको बता दिए, मैंने कम से कम 8 से 9 नाम आपको गिना दिए। इसमें से कोई भी 4 नाम अगर आपको याद हो तो 4 नाम बना देना, आपको 2 मार्क्स फिक्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई भी 6 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने कम से कम 8 नाम तो आपको गिना दिए। ठीक है, तो ज्यादातर 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन। तो कोई भी 4 नाम, चाहे स्ट्रोमा ले लो, थैलाकॉइड ले लो, ग्राना ले लो, ग्रानम ले लो, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड, इंटर, ये जितने भी स्पेस है, जितने भी नाम है, सही है। और कुछ नाम तो मैंने मिटा भी दिए इसके पहले भी, सही है। तो ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। सही है बच्चों। अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सुनो, अगला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सुनो, ध्यान से सुनो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको लेक्चर स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे, जब आप ग्लूकोज लोगे, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, जब आप वाटर लोगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो है रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो देयर। मतलब क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये क्लोरोफिल क्या है एक्चुअल में? क्लोरोफिल बच्चों एक पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जो सन की लाइट को हार्वेस्ट करता है, सन की लाइट को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है एटीपी मॉलिक्यूल में। ठीक है, जब आप आगे चल के लाइट रिएक्शन सीखोगे मेरे साथ, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ क्लोरोफिल जो है वो क्या सन की लाइट को हार्वेस्ट करके कैसे एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, समझ रहे हो? तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, पर अभी आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, नाउ क्लोरोफिल इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट। क्या एक ही प्रकार का पिगमेंट होता है हमारे प्लांट के अंदर? नहीं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। नोट करेंगे इस बात को, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। कौन कौन से? सबसे पहला टाइप है क्लोरोफिल ए। सबसे पहला टाइप है
क्लोरोफिल ए, ओके। फिर दूसरा टाइप है क्लोरोफिल बी, यस, दो प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। फिर तीसरा टाइप है बच्चों ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। और लास्ट हमारा टाइप है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स। अगर स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक हो जाए बच्चों तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। यहां पे शायद वाई आएगा, कहीं भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, बट जो मैंने बोला है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वही सारी चीजें हैं। 4 प्रकार के आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन चारों पिगमेंट्स का काम यही है, इन चारों पिगमेंट्स का सिर्फ एक काम है कि सनलाइट को हार्वेस्ट करो, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करो एंड कन्वर्ट करो इसको एटीपी में, ठीक है। सबका काम यही है, जस्ट ट्रैप द सनलाइट एंड कन्वर्ट इन एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पता ही तुम लोगों को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक केमिकल एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ क्वेश्चन यहां पर एक आता है कि हमें इन 4 अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स की जरूरत क्या पड़ी? हमें क्यों 4 अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट चाहिए? क्या एक पिगमेंट से किसी प्लांट का काम नहीं चलता? हमें तो नहीं चाहिए, प्लांट को चाहिए। तो क्या एक पिगमेंट से किसी प्लांट का काम नहीं चलता? उसे क्यों अलग अलग पिगमेंट्स की जरूरत पड़ रही है बच्चों, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे टाइप्स को हम लोग, इन सारी चीजों को आंसर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा नेचर ऑफ लाइट, यानी आपको समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपको क्या देखना पड़ेगा? स्पेक्ट्रम। देखो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए आपको सनलाइट का स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि सनलाइट में कितनी सारी अलग अलग रेडिएशन होती है, कितने सारे अलग अलग वेव्स होते हैं। सही बात है। मैं सारे वेव्स के बारे में तो आपको नहीं बताने वाला, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सनलाइट के वेव्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सुनो, सबसे पहला, सबसे लेफ्ट में होता है बच्चों, यहां पर होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। सबसे लेफ्ट में होता है बच्चों अल्ट्रा वायलेट। फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद वाला जो रीजन है, यहां से शुरू होता है विजिबल रीजन, ठीक है। यहां से क्या शुरू होता है? विजिबल रीजन। समझ में आई बात, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद शुरू होता है विजिबल रीजन। सुना होगा आप लोग ने, विजिबल रीजन में टोटल 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चों अपना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, विबग्योर, ऑरेंज, रेड। सही है। तो ये 7 कलर होते हैं किसके अंदर? विजिबल रीजन के अंदर। विजिबल रीजन का रेंज क्या होता है बच्चों? 400 nm से, ठीक है, 400 nm से 700 nm तक। कितना? 400 nm से 700 nm के बीच का जो रेंज है, बीच के जो वेवलेंथ की ये है लाइट है, उन्हें हम लोग क्या किस में कंसिडर करते हैं? विजिबल रीजन में कंसिडर करते हैं। इसके आगे आर के बाद आपका रेड है, इसके आगे का जो ये होता है रेंज होता है, वो होता है इंफ्रारेड, ठीक है, वो होता है आपका इंफ्रारेड। वॉयलेट के पहले जो होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट होता है, रेड के बाद होता है इंफ्रारेड। तो हमें अल्ट्रा वॉयलेट इंफ्रारेड से कोई काम नहीं है, हमें काम है विजिबल रीजन से। एक्चुअल में ये जो विजिबल रीजन है ना बच्चों, यही वो रीजन है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट के जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये यहां से लेके आपके यहां तक, मतलब 400 से लेके 400 nm से लेके 700 nm तक, इतने ही रेंज को आपके प्लांट्स क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए इस रेंज का एक और नाम दिया गया है। ये तो बच्चों फिजिक्स वाला नाम है, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, विजिबल। बायो की बात करें तो इस रेंज को एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। क्या नाम है इसका? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन। सही है। इसी को हम लोग प्यार से PAR बुलाते हैं, पार, ठीक है, प्यार से इसको हम लोग PAR बुलाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। सही बात है, ठीक है। और यही वो रीजन है जहां पे आपके जितने भी अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? लाइट को पकड़ सकते हैं। नाउ मेरा सवाल आपसे ये था कि मैंने आपको बताया बच्चों 4 अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है। कहां गया, कहां गया? बैक आओ। हाँ, 4 अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है। अब मेरा सवाल यह था कि इतने अलग अलग प्रकार के पिगमेंट की जरूरत क्या पड़ी
क्यों इतने अलग अलग प्लांट्स, इतने अलग अलग पिगमेंट चाहिए प्लांट्स को जिससे वो क्या करे, लाइट को पकड़ सके? इसका जवाब सिंपल है बच्चों कि क्लोरोफिल ए है, जैसे मान लो क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, जैसे दो प्रकार के क्लोरोफिल ए होते हैं, एक P680 और एक होता है P700। इसका नाम ही है, क्या करें, ऐसी नाम है, अजीब नाम है। एक है P680 और एक है P700। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा क्लोरोफिल होगा जो 680 nm की लाइट को पकड़ सकता है, एक ऐसा क्लोरोफिल होगा जो P700 मतलब 700 nm की लाइट को पकड़ सकता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। बात समझ में आई? तो बाकी का जो वेवलेंथ है भाई, 400 से लेके 700 तक बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ वेवलेंथ है ना बच्चों। तो क्या हम बाकी के सनलाइट को वेस्ट जाने दें, बाकी के सनलाइट को हम ऐसे छोड़ दें और बस ये एक दो वेवलेंथ से हम लोग काम कर सकते हैं? नहीं। प्लांट क्या चाहता है, प्लांट मैक्सिमम जितना उससे हो सके उतना वो फोटोसिंथेसिस करना चाहता है। सेम इंप्लाइज विथ हमारे साथ भी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज क्या चाहती है कि भाई जितना प्रोडक्शन हो सके उतना प्रोडक्शन करवाओ, जितना हम चीज बना सके उतना प्रोड्यूस करवाओ। इसी तरीके से प्लांट भी है, प्लांट चाहता है कि हम जितना फोटोसिंथेसिस कर सके उतना हम फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, जिससे जितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं उतना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना के रख दिया जाए। क्या पता आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे हमको यही ना मिले, वाटर ही ना मिले, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? भैया हमारे पास ग्लूकोज होना चाहिए। समझ में आई बात? इसीलिए बच्चों 4 अलग अलग टाइप्स के क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, सही है, और उसको हेल्प करेंगे एटीपी का फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 4 अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक और सवाल है, यहां से एक और सवाल आता है बच्चों कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज्यादा एक्टिव है, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए बच्चों हमें कुछ ग्राफ्स को स्टडी करना पड़ेगा। कहां गया? हाँ, कुछ ग्राफ्स को स्टडी करना पड़ेगा। ये सबसे पहला ग्राफ है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ये ग्राफ हमको ये आइडिया दे रहा है, देखो 3 ये दिए गए हैं आप लोग को, 3 अलग अलग प्रकार के पिगमेंट के बारे में बताया गया। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, उसके बाद है क्लोरोफिल बी और एक है कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये देखो 400 की रेंज है और यहां पे 700 की रेंज है। इस ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि क्लोरोफिल ए किस वाले पोजीशन पर सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, क्लोरोफिल ए किस वाले पोजीशन पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो अगर आप क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो, ध्यान से देखो, अगर आप क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखोगे तो यहां पे देखो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ये नीचे हो जा रहा है और फिर यहां पर ऊपर आ रहा है। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो एक ये वाला पोजीशन है जो ऑलमोस्ट कितना होगा, 420 430 के, मतलब 420 nm या 430 nm हो सकता है बच्चों, 420 nm मान के चल रहा हूं मैं। या फिर एक रीजन हो सकता है देखो ऑलमोस्ट 700 nm, सही है। तो इस ग्राफ से हमको यह पता चल रहा है कि क्लोरोफिल ए 2 nm पर ज्यादा एक्टिव है, 2 nm पर ज्यादा एक्टिव है, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। बाकी के nm की बात करें तो बच्चों इसका ग्राफ देखो नीचे गिर जा रहा है, सही, इसका ग्राफ जो है वो नीचे गिर जा रहा है। मतलब यहां पर आपका क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोफिल ए है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, इस रेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, इसको मिटाओ। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी को देखो, बी कौन से कलर में है, हल्का सा ग्रीन, हाँ ये कलर है अपने पास, ये है अपना बच्चों क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पीक पोजीशन है, दिख रहा है, दिस इज द पीक पोजीशन जहां पर आपका क्लोरोफिल बी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे हो सकता है, ये वाला रीजन, इस वाले पोजीशन पे। कितना होगा ये, 470 480 कुछ करीब, तो 470 मान के चलो, 470 है ना। देख रहे हो क्लोरोफिल ए कहां पर मैक्सिमम था, क्लोरोफिल बी कहां पर मैक्सिमम था, डिफरेंस है कि नहीं। तो अलग अलग वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं एक और एग्जांपल दिया बच्चों कैरोटीनॉइड का, देखो यहां पे ये कैरोटीनॉइड है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो दिख रहा है, दिस इज द कैरोटीनॉइड। अब अगर आप देखो तो ये भी इस पोजीशन पे ज्यादा एक्टिव है, इस पोजीशन पे ज्यादा एक्टिव है, सही है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग टाइप की एनएम, मतलब अलग अलग टाइप के
जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं। पर अभी भी हमारा सवाल यही है, सवाल मेरा सेम है कि कौन सा पिगमेंट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और कौन सा पिगमेंट कम फोटोसिंथेसिस करेगा। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कि कौन कितना एब्जॉर्ब होता है किस रेंज पे, बट अभी हमको समझना है कि कौन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक और ग्राफ है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम। ये हमको बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है और कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता, कौन कामचोर है, ये हमको बताने वाला है। सुनो यहां पे देखो, ये जो ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना या वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना, तो आपको दिखेगा ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना बच्चों, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा होता है और कितना कम होता है अलग अलग एनएम पे। एनएम अभी वही है 400 से लेके 700 विजिबल रीजन। ठीक है, एनएम अभी भी वही है। तो ये हमको ये बता रहा है कि देखो इस वाले एनएम पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है, फिर आपका फोटोसिंथेसिस धीरे 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 कम होता है, और फिर आपका कुछ इस वाले एनएम पे यानी 600 मान लो 680 या 690 के एनएम पे वापस आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये ब्लू कलर की लाइन हमको दिखा रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बता रही है ये, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट कितना, किस एनएम पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, किस एनएम पे फोटोसिंथेसिस कम होगा, ये हमको पता चल रहा है किस इस वाले ग्राफ से। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इसी के कंपैरेटिवली हमने एक और ग्राफ लिया है जो कि है एब्जॉर्प्शन। किसका पता है, दिया नहीं आपके बुक पेपर, मैं बताता हूं। ये एब्जॉर्प्शन है बच्चों क्लोरोफिल ए का। ये किसका एब्जॉर्प्शन है, क्लोरोफिल ए का। तो अगर आप देखो तो क्लोरोफिल ए भी ऑलमोस्ट उसी जगह पर पीक कर रहा है जहां पर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। सही है, फिर ये देखो ये ऐसे नीचे आता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। यहां पर आपके क्लोरोफिल बी में थोड़ा ज्यादा होता है इस वाले पोजीशन पे, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे थोड़ा ज्यादा है। बट एक्चुअल में जैसे जैसे आपका क्लोरोफिल ए कम हो रहा है, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है। फिर आपने क्या देखा कि आपका जैसे ही क्लोरोफिल ए बढ़ा, मतलब क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन बढ़ा, वैसे ही आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वापस बढ़ गया। समझ रहे हो? सो हम लोगों ने इस कंपैरेटिवली ग्राफ से ये स्टडी किया कि जहां जहां पर क्लोरोफिल ए जहां जहां पर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जहां जहां पर क्लोरोफिल का ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, वहां वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। बात समझ में आई? ठीक है, सो इस कंपैरेटिव ग्राफ से हमको ये आंसर मिला कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस करवाता है उसका नाम है क्लोरोफिल ए। एक सेकेंड, क्लोरोफिल यार स्पेलिंग भूल गया, देखना स्पेलिंग सही है कि नहीं, चेक कर लिया करो। ठीक है, तो दिस इज द क्लोरोफिल ए जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसका आंसर मिल गया। नीट 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, कौन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो इस ग्राफ में उसका आंसर छुपा था। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। सही है बच्चों, तो यहां से हमको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ लिया कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे अगले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो टोटल 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है, एक आपकी लाइट रिएक्शन, एक आपकी डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, सनलाइट पे होती है, और डार्क रिएक्शन पूरी की पूरी डिपेंडेंट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है उससे डार्क रिएक्शन चलती है। ठीक है, सो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स पे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, मुझे पता है, हर बार यही होता है मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो इस चैनल को इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक पहले, सबसे पहले। ठीक है, उन्हें भी दिखाओ कि हमारे चैनल पर कितने अच्छे से एजुकेशन हो रहा है। सही है, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे, कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर से करेंगे आप सभी लोग। ठीक है बच्चों, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही किसी और लेक्चर में जहां पर हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ नए नए टॉपिक्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है, एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।